विद्यार्थियों, यहाँ हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य सत्य और जोड़ियाँ। यह जो आप यहाँ पर अध्ययन सामग्री देखेंगे, यह आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप वार्षिक परीक्षा में आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। जैसे हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती नहीं हैं बल्कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो बिंदु पर प्रतिबिंब का आभास होता है, तो यह आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सभी दिशाओं से देखा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को सिर्फ निर्गत प्रकाश की दिशा से देखा जा सकता है। अब यहाँ देखें आप वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को चित्र के माध्यम से ही बताया गया है। आगे हम देखें प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश किरण का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह महत्वपूर्ण नोट है। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश किरण जब किसी चमकदार सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश की किरण जब परावर्तक सतह से टकराती है आपतित किरण, तो वह परावर्तित किरण के रूप में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। परावर्तन के नियम भी हम देखें तो परावर्तन के नियम भी यहाँ दिए गए हैं चित्र सहित। पहला नियम है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, I बराबर R होता है। आपतित किरण पर अविलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो यह परावर्तन के नियम है। इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे और नामकरण करेंगे। यदि इस प्रकार चित्र बनाते हो, नीचे जो नामकरण दिया गया है इस प्रकार से आप नामकरण करते हैं तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। जितने अंक का प्रश्न है वह पूर्ण अंक आपको प्राप्त होंगे। तो परावर्तन के नियम यहाँ देखे हमने। दर्पण एवं उसके प्रकार। ऐसा पृष्ठ जो अपने पर आपतित समस्त प्रकाश को परावर्तित कर देता है दर्पण कहलाता है। इसके प्रकार हैं समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। इन परिभाषाओं को आप देखें। गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। जैसे चित्र में दिया गया है बिंदु P ध्रुव है। चित्र के माध्यम से भी आप देखते जाएं, जो यहाँ पर P बिंदु है वह ध्रुव कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से निरूपित करते हैं। द्वारक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा प्रभावी व्यास को द्वारक कहते हैं। अब मुख्य फोकस क्या होता है? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण में आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। आप देखें जैसे F से चित्र में निरूपित किया गया है, यह मुख्य फोकस है। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं। आगे हम देखें अवतल दर्पण का चित्र है। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस भी दिया गया है। अब फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। पहला नियम है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण
दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हैं। दूसरा नियम है दर्पण के फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अब दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से। दर्पण सूत्र, किसी दर्पण की फोकस दूरी f दर्पण से वस्तु की दूरी u एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध बताने वाला समीकरण दर्पण सूत्र कहलाता है। तो दर्पण सूत्र यहाँ पर दिया गया है और दर्पण सूत्र क्या कहलाता है वह भी दिया गया है। किसी दर्पण की फोकस दूरी f दर्पण से वस्तु की दूरी जैसे u से दर्शाते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जैसे v से दर्शाते हैं। इनमें संबंध बताने वाला समीकरण दर्पण सूत्र कहलाता है। जैसे 1/f बराबर 1/v धन 1/u, यह दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र यदि आपको लिखना है तो आप लिखेंगे 1/f बराबर 1/v धन 1/u। आगे देखते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, किंतु जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। माध्यम 3 होते हैं, वायु, ठोस, द्रव। इस प्रकार से 3 माध्यम होंगे। जैसे यहाँ पर वायु है, कांच ठोस माध्यम है और यदि जल में अपवर्तन होता है तो वह द्रव माध्यम हो जाता है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण एवं पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि स्नेल का नियम आपको लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर n12, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। यह स्नेल का नियम है। अपवर्तन का कारण, क्यों अपवर्तन होता है उसका कारण भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होती है। अपवर्तनांक, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में स्नेल के नियम से प्राप्त स्थिरांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n21 से प्रदर्शित करते हैं। समीकरण या सूत्र के रूप में इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर n21, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जब प्रकाश किरण वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तब वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहते हैं। इसे प्रायः म्यू से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र रूप में आप देखें तो n m बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात c बटे v। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक Na बराबर 1.0003 है और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक Nw बराबर 1.33 है। सापेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रकाश किरण एवं पारदर्शी माध्यम हवा या निर्वात के अतिरिक्त से दूसरे में प्रवेश करता है तब माध्यम 1 व माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे सूत्र रूप में हम कैसे लिखेंगे? तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक n21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल n21 बराबर v1 बटे v2। अब कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन किस प्रकार से होता है? यह जो आप चित्र देख रहे हैं तो कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन इस प्रकार से होगा। दर्पण और लेंस, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ ऐसा पृष्ठ जो अपने पर आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। और लेंस, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं लेंस कहलाता है। इसे गोलीय लेंस भी कहा जाता है। गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यहाँ पर चित्र
बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को आसानी से समझ सकते हैं। गोलीय लेंस के प्रकार, तो उत्तल लेंस ऐसा गोलीय लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, दो ही उत्तल लेंस या केवल उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस ऐसा गोलीय लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। जैसे चित्र ए और बी के माध्यम से आप देखें, ए उत्तल लेंस है और बी अवतल लेंस है। यहाँ भाषावली भी दी गई है। गोलीय दर्पण के भागों को हम कैसे स्पष्ट करेंगे इसे भी आप देख लें। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशक केंद्र, वक्रता केंद्र भी यहाँ पर बताए गए हैं, तो इन्हें भी आप जरूर देखें। जैसे ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को ध्रुव कहते हैं और चित्र में बिंदु P ध्रुव है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से निरूपित करते हैं। प्रकाशक केंद्र, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशक केंद्र कहते हैं, इसे प्रायः O से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र, गोले का केंद्र जिससे लेंस बनाया है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। क्योंकि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, इस कारण इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। द्वारक, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, और लेंस में द्वारक, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस भी परिभाषा के रूप में यहाँ पर दिया गया। आप देखें, फोकस दूरी लेंस की और दर्पण की दोनों यहाँ पर दी गई हैं। अब अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? जैसे वस्तु की स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर, सापेक्ष आकार होता है अत्यधिक छोटा और प्रकृति होती है वास्तविक व उल्टा। वस्तु की स्थिति B, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो तो फोकस व वक्रता के मध्य प्रतिबिंब बनता है, आकार छोटा होता है, प्रकृति वास्तविक व उल्टा होता है। C है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर या C पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, सापेक्ष आकार वस्तु के बराबर होगा और प्रकृति जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य बनता है, आकार बड़ा होता है और इसकी प्रकृति वास्तविक व उल्टा होता है। जब वस्तु फोकस पर हो यानी F पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, आकार अत्यधिक बड़ा होता है और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच में हो वस्तु तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी एवं सीधा होगा। इसी प्रकार से आप उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति भी यहाँ पर देखें। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न स्थितियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न स्थितियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं। इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करके आप इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी जो यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, चित्र दिए गए हैं और नोट्स दिए गए हैं, इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अंक एक प्रश्न हल करते समय जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वही भी यहाँ पर दी गई हैं, तो इस PDF को आप अवश्य प्राप्त करें। लेंस की क्षमता भी यहाँ पर दी गई है। लेंस, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की प्रकृति को उसकी क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी जो मीटर में दी जाती है, या P बराबर 1/F लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स इस अध्याय से संबंधित। अब आप आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान सही जोड़ियाँ, 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भाग 2 अवश्य देखें। भाग 2 देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही भाग 2 यहाँ पर पब्लिश किया जाता है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। तो भाग 1 देखने के पश्चात आप भाग 2 को भी अवश्य देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।